हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित विषय की प्रश्नावली 1.2 करेंगे और वह भी बच्चों बहुत सरल तरीके से। ठीक है, चलिए इसका पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ हमें कुछ कथन दिए हुए हैं, हमें यह बताना है कि वह सत्य हैं या असत्य और क्यों, मतलब उनका कारण भी बताना है। चलिए करते हैं। देखिए, इसका पहला पार्ट है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बच्चों, हमें नहीं पता कि अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है या नहीं। इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम अपरिमेय और वास्तविक संख्याओं को सीख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा बेसिक है। पहले हम अपना बेसिक कर लेंगे, फिर अपने सवालों को बहुत आसानी से करते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, मतलब वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा जाता है। पहला परिमेय संख्या है और दूसरा अपरिमेय संख्या है। मतलब वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं? देखिए बच्चों, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश और हर के रूप में हम जिन संख्याओं को लिख सकते हैं वह हमारी परिमेय संख्या होती हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त होती है कि बच्चों जो Q है ना, मतलब हर है, वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त होती है कि बच्चों जो P यानी कि अंश और हर Q क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक, पूरी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यदि कोई भी संख्या इन तीनों शर्तों को पूरा करती है वह हमारी परिमेय संख्या होगी। जैसे 2/5, 8/7। ठीक है, अब चाहे ये धनात्मक हो, हम ऋणात्मक भी ले सकते हैं कोई, जैसे -3/5 या 3/-5। ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। देखिए, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q यानी कि अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, मतलब वह संख्याएं जिनको हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते, वे सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। सर, परिभाषा तो आपने बता दी, लेकिन समझाया तो नहीं कि कौन सी संख्याएं होती हैं जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं और हम पता कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, उन्हें पता करने का एक सबसे आसान तरीका है कि कोई भी संख्या जिन्हें आप अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते वह अपरिमेय हो जाएगी। तो सर, आपने एक बात बताई थी पिछली वीडियो में कि हम चाहें किसी भी संख्या के नीचे यदि हर में कुछ ना हो तो वहाँ हम 1 लगा सकते हैं। तो क्या हम ये √2 जो आपने अपरिमेय संख्या बताई है इसके नीचे 1 नहीं लगा सकते? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अब ये भी P/Q के रूप में यानी कि अंश और हर के रूप में बन गई। तो क्या ये अब ये परिमेय संख्या हुई? हमें नहीं पता बच्चों। देखिए, हम आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बता देते हैं पहचानने की कि कौन सी संख्या परिमेय होगी, कौन सी अपरिमेय। देखिए, सबसे पहले उसकी पहचान होनी चाहिए कि वह संख्या P/Q यानी कि अंश और हर के रूप में लिखी होनी चाहिए। अंश और हर के रूप में तो ये भी लिखी है। चलिए, एक शर्त को तो इसने पूरा कर दिया। दूसरी शर्त होती है कि जो Q होता है, मतलब हर होता है, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हर हमारा 1 है, तो ये भी 0 के बराबर नहीं है। इसने हमारी दूसरी शर्त को भी पूरा कर दिया। चलिए, कोई बात नहीं। तीसरी शर्त और होती है। तीसरी शर्त होती है कि P और Q यानी कि अंश और हर जो होने चाहिए ना, वो दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं? मोस्टली बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं
कि पूर्णांक बच्चों 0, 1, 2, 3, 4 मतलब सभी धनात्मक संख्या, 0 और 0 के साथ साथ सभी धनात्मक संख्या। इस तरीके से 4 से आगे अनंत तक 1000, 10,000, लाख, करोड़ जितनी भी संख्या जानते हैं वह। और उसके साथ साथ माइनस की सभी संख्याएं, जैसे -1, -2 और -3 और इस प्रकार अनंत तक की सभी संख्याएं जहां शामिल होती हैं, मतलब जिनमें सभी धनात्मक संख्याएं और 0 और उसके साथ सभी ऋणात्मक संख्याएं जहां शामिल होंगी वह हमारी पूर्णांक होती हैं। अब बताइए, क्या √2 एक पूर्णांक है? नहीं। तो यानी कि इसने इस शर्त को पूरा नहीं किया, तो ये हमारी परमेय संख्या नहीं होगी। 2 शर्तों को तो पूरा कर दिया, तीसरी शर्त को पूरा नहीं कर पाई ये वाली संख्या, इसलिए जो √2 है, वर्गमूल 2 है, एक अपरमेय संख्या होगी। इसी प्रकार √3 भी हमारी अपरमेय संख्या है, √7 भी एक अपरमेय संख्या है। ऐसी अन्य संख्याएं भी होती हैं, जैसे 1/√5, 7√5, कुछ भी और भी ले लीजिए, ठीक है। एक तो पहचान ये हो गई, दूसरी पहचान और भी होती है, वह होती है कि हम जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल ना निकाल पाए वह संख्या हमारी अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे यदि हम इस √2 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1.4142 और इस तरीके से आगे तक संख्याएं चली जाएंगी, लेकिन हम कभी भी अपने निश्चित मान पर नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। यदि हम √3 का मान निकालते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1.732 और आगे तक संख्याएं निकालेंगे, लेकिन कभी भी हम अपने निश्चित मान पर नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से √7 का भी निकालेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है कि या तो ये हमारी तीनों शर्तों को पूरा नहीं करे, ठीक है ना, और या हम जिन संख्याओं का पूरी तरीके से वर्गमूल ना निकाल पाए वह सभी संख्याएं हमारी अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है बच्चों। चलिए, इस प्रकार आप वास्तविक संख्याओं को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि वास्तविक संख्याओं के 2 प्रकार होते हैं, एक परमेय और दूसरी अपरमेय। अच्छा बच्चों, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने वास्तविक संख्याएं तो बता दी, तो क्या गणित में अवास्तविक संख्याएं भी होती हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होती हैं। हम यहाँ अवास्तविक संख्याओं या काल्पनिक संख्याओं को भी सीख लेते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस का भाग नहीं है। लेकिन जब भी आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ हम आपकी सिर्फ जिज्ञासा को शांत करने के लिए इसे बता रहे हैं, यह आपके सिलेबस का भाग नहीं है। देखिए बच्चों, अवास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? वर्गमूल के निशान के अंदर यदि आपको कोई भी संख्या माइनस के निशान के साथ दिख जाए, जैसे रूट के अंदर यानी कि वर्गमूल के निशान के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या जैसे -2, ये हमारी अवास्तविक या काल्पनिक संख्या है। इसी तरीके से वर्गमूल के निशान के अंदर और भी कुछ कोई भी संख्या हो, √5, √10 जो भी हो, माइनस के निशान अगर आपको वर्गमूल के निशान के अंदर दिखेगा तो वह सभी संख्याएं हमारी अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। इतना बेसिक सीखे, अब आप अपने प्रश्नों को बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्न पर। पहला प्रश्न दोबारा से पढ़ेंगे कि प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने अभी बताया था कि जो हमारी जितनी भी अपरमेय और परमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं, और प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी? बिल्कुल होगी। तो ये हमारा कथन कैसा हो गया? सत्य, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे कि यह कथन हमारा सत्य है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कारण भी बताइए। चलिए कारण भी लिखते हैं। बच्चों, कारण में हम लिखेंगे कि क्योंकि सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं, ठीक है बच्चों। सवाल समझ में आया? आ गया होगा। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m यानी कि वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। अच्छा देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि जो संख्या रेखा होती है ना, उसका प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है। मतलब
आप संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जो संख्या होगी ना, आप उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। और जहां m जिस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे वो एक प्राकृत संख्या होगी। चलिए सबसे पहले तो हम बनाते हैं एक संख्या रेखा। देखिए ये हमने संख्या रेखा बना ली है। अब वो कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल के रूप में होता है। क्या आप संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु का या प्रत्येक संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते आप। ठीक है। और दूसरी बात, जहां m एक प्राकृत संख्या है, देखिए संख्या रेखा जो होती है ना, उस पर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं। मतलब यहां सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और जीरो भी होता है संख्या रेखा पर। जबकि प्रश्न कह रहा है कि जहां m एक प्राकृत संख्या है, मतलब संख्या रेखा पर इसके अनुसार, इस प्रश्न के अनुसार सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। क्या ऐसा संभव है? आप जानते हैं प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 2, 3 और इस प्रकार अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। मतलब जितनी भी गिनतियां आप जानते हैं धनात्मक 1 से लेकर, वह सभी प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो क्या संख्या रेखा पर सिर्फ धनात्मक संख्याएं होती हैं? नहीं, वहां जीरो भी होता है और ऋणात्मक भी संख्याएं होती हैं। तो यह कथन कैसा हुआ? असत्य। आप लिख दीजिए, यह कथन हमारा असत्य है। ठीक है। अब वो कह रहा है कारण, तो कारण भी लिखते हैं। देखिए कारण में हम लिखेंगे कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक व धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, परंतु सभी बिंदुओं पर एक वर्गमूल संख्या नहीं हो सकती। ठीक है। कारण समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तीसरा है इसका कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब जितनी भी वास्तविक संख्याएं होंगी, क्या वह सभी की सभी अपरिमेय होंगी? हमने अभी आपको बताया था कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं और परिमेय भी। और प्रश्न कह रहा है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होंगी वो केवल अपरिमेय संख्याएं होंगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो यह कथन कैसा होगा हमारा? यह कथन भी असत्य होगा। हम यहां लिख देंगे असत्य। ठीक है। कारण देना है, चलिए उसे भी देते हैं। कारण में लिखेंगे कि क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, ना कि सिर्फ अपरिमेय होगी। सवाल समझ में आया बच्चों? आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? मतलब जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं ना, उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बच्चों हमें नहीं पता कि जितनी भी धनात्मक पूर्णांक होंगे उनके वर्गमूल अपरिमेय होंगे या परिमेय। हम कैसे बताएं? हम कोशिश कर सकते हैं सवालों को करने की। हम कोई भी संख्या से शुरुआत करते हैं, जैसे मान लीजिए हम 2 से शुरुआत करते हैं। हम कोई संख्या लेते हैं 2 और इसका वर्गमूल करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम बच्चों इसका वर्गमूल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1.4142 और डैश डैश डैश। मतलब अनंत तक संख्याएं जाती जाएंगी, लेकिन कभी भी हम अपने निश्चित मान पर नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब 2 का यदि हम वर्गमूल करते हैं तो हमें एक कभी भी ना समाप्त होने वाली संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब 2 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम 3 का वर्गमूल करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1.732 और डैश डैश डैश। मतलब इसको भी हम आगे निकालेंगे तो संख्याएं मिलती जाएंगी, लेकिन निश्चित मान हम कभी नहीं निकाल पाएंगे। मतलब 3 भी हमारी एक अपरिमेय संख्या हुई। ठीक है। चलिए, यानी कि अब तक तो हमें लग रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। एक आध संख्या और लेते हैं, जैसे हम लेते हैं अब 4। यदि बच्चों हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2। ये क्या हुआ? हमें एक परिमेय संख्या मिल गई। इसी प्रकार यदि हम
कोई और संख्या लेते हैं जैसे √5, तो बच्चों ये भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ हमें एक परिमेय संख्या मिल गई। इसी प्रकार यदि हम 9 का वर्गमूल करते हैं तो हमें मिलेगा 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 16 का वर्गमूल करते हैं तो हमें मिलेगा 4। मतलब कहने का ये है कि हमारे जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनके जो वर्गमूल निकाले जाते हैं तो कुछ के वर्गमूल तो हमें अपरिमेय मिलते हैं और कुछ के मिलते हैं परिमेय। ठीक है, तो यह कथन यहाँ हमारा असत्य होता है, क्योंकि इसने पूछा क्या था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं? नहीं होते भैया। अब वो बोल रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। देखिए, चाहे तो आप √4 लिख दीजिए या √9 या √16, किसी को भी एक को लिख दीजिए। ठीक है, और अपने उत्तर में यह भी लिख सकते हैं कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। ठीक है बच्चों, प्रश्न समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब बच्चों आपको एक संख्या रेखा बनानी है, उस पर वर्गमूल 5 आपको दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे? देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक समकोण त्रिभुज की। ठीक है ना, इसी समकोण त्रिभुज के आधार पर आप अपनी संख्या रेखा पर √5 को बना पाएंगे। देखिए, यहाँ हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ABC। ये हमारा 90 अंश का कोण है, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। अब आप एक बात जानते होंगे कि हमको जो समकोण त्रिभुज है उसकी किसी भी भुजा को पता करना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर पता कर सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर। मतलब जो कर्ण का वर्ग होगा ना, वो आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए, आप ये भी जानते होंगे कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें ये सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण, वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो हम ये √5 है ना कर्ण मान लेंगे। ठीक है, और जब हम इसे कर्ण मानेंगे तो हम अपने सवाल को शायद सॉल्व कर पाएं। ठीक है, अब एक बात सोचिए, यदि हम इसे कर्ण मानेंगे तो कर्ण हो गया हमारा √5। अब हम ऐसी कौन सी दो संख्याएं बच्चों लें कि उनका यदि वर्ग करें और उन वर्गों को जोड़ दें तो हमें 5 मिल जाएगा। अब एक बात बताइए, हम आधार और लंब में क्या ले सकते हैं? हम यहाँ 2 और 1 ले सकते हैं। आधार की जगह 2 और प्लस लंब की जगह हम 1 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप इसका वर्ग करेंगे 2 का और 1 का तो बच्चों ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये प्लस हो जाएगा 1 का वर्ग 1। ठीक है, और 4 और 1 को आप यदि जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, यहाँ कर्ण का वर्ग चलता रहेगा साथ में, कर्ण का वर्ग, यहाँ पर भी कर्ण का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर हो गया हमारा 5। अब हमें निकालना है कर्ण, कर्ण का वर्ग नहीं निकालना, कर्ण निकालना है। तो देखिए, कर्ण को लिखिए आप इधर। अब ये जो वर्ग का निशान है ये पक्षांतर होकर हमारे दूसरी तरफ चला जाएगा, हमारे दाएं पक्ष में। तो वर्ग का निशान जब भी दूसरी तरफ जाता है तो वो वर्गमूल का निशान बन जाता है। तो ये जो 5 है इस पर ये वर्ग वर्गमूल के निशान के रूप में आ जाएगा। मतलब जो कर्ण है हमारा वो √5 यानी कि वर्गमूल 5 के बराबर आ गया। यहाँ लिख देंगे हम, कर्ण हमारा कितना निकला? वर्गमूल 5। ठीक है, हमने कर्ण निकाल लिया। अब इसी कर्ण को हमें अपनी संख्या रेखा पर दर्शाना है। चलिए उसे भी करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, तो पहले बनाते हैं हम एक संख्या रेखा इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी संख्या रेखा हो गई। इस पर हम कुछ पॉइंट दे देंगे, ये 0 1 2 3 4। ठीक है, और इधर -1। अब बच्चों ये यहाँ से 0 से लेकर 1 तक ये जो गैप है ना,
ये सब हमने 1-1 सेंटीमीटर के दिए हैं। कितने सेंटीमीटर के दिए हैं? 1-1 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब हमको करना क्या है, क्योंकि हमने अभी निकाला था कि आधार हमारा कितना था, 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से यहाँ तक ये मान लेंगे आधार। ठीक है, अब हमें बनाना है लंब, तो लंब हम कैसे बनाएंगे, यानी कि 90 डिग्री का कोण। तो उसके लिए हम लेंगे एक चांदा। ठीक है, और चांदा को ये जो 2 सेंटीमीटर का पॉइंट है ना, इस पर अपना रखेंगे चांदा इस तरीके से, और यहाँ पर एक अपना बिंदु लगा देंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस बिंदु को इस 2 सेंटीमीटर वाली रेखा है ना, ये यहाँ मिला देंगे। और कितनी ऊंचाई तक मिलाएंगे? सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक। तो हम इसे 1 सेंटीमीटर तक मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इन्हें नाम दे दीजिए। जैसे ये 0 है, इसे दे दीजिए A, इसको B और इस पॉइंट को C। अब इस C को A से मिला देंगे। ये C को A से मिला दिया, यही हो जाएगा हमारा √5, क्योंकि ये कर्ण है तो ये हो गया हमारा √5। ठीक है, अब लेंगे हम अपना प्रकाल। अब बच्चों, प्रकाल को लेने के बाद हम प्रकाल में ये यहां से यहां तक की दूरी भर लेंगे। ठीक है ना, अब प्रकाल का ये पॉइंट रखेंगे यहां पर बिंदु A पर, और जो C तक की ये दूरी ली है, इसको यहां से खींचते हुए यहां एक चाप लगा देंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, और ये जो जहां ये संख्या रेखा पर काटेगा ये वाला बिंदु, इसी को हम नाम दे देंगे, ये जो बिंदु है हमारा, ये बिंदु हो जाएगा हमारा संख्या रेखा पर √5। ठीक है, सवाल समझ में आया बच्चों? आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, इसे चाहे नाम भी दे सकते हैं हम D पॉइंट। ठीक है, सवाल तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, पूरी उम्मीद है आ गया होगा। चलिए चलते हैं अब अपने प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, कक्षा के लिए क्रियाकलाप। बच्चों, यहाँ कक्षा के लिए एक क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी दी है। क्या है कि आपको एक वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। क्या होता है, देखिए आगे पढ़िए। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए। ठीक है, नीचे दी गई गतिविधि से वर्गमूल सर्पिल, स्क्वायर रूट सर्पिल की रचना कीजिए। कैसे करनी है ये बताया है कि सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए, ये वाला जो है बिंदु, ये O लीजिए, और एकक लंबाई का रेखाखंड। एकक लंबाई से मतलब होता है बच्चों एक समान लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। आप इसे किसी का भी खींच सकते हैं, ये वाला। वैसे अगर एकक कहा है तो आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर का भी खींच सकते हैं। ठीक है, एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। अच्छा, चलिए देखिए आकृति 1.9। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। ठीक है, तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। चलिए इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एकक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु O P1 P2 P3 PN प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मिलाकर √2 √3 √4 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। देखिए बच्चों, इसके लिए हम चलते हैं। देखिए बच्चों, वर्गमूल सर्पिल बनाने के लिए हमें एक पेंसिल, फुटा यानी कि स्केल और चांदे की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जो हमारा O और P पॉइंट है ना, जैसे इसे मानते हैं बिंदु O। ठीक है, बिंदु क्या है ये O। अब O से P तक एकक सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, ये खींचेंगे यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। ठीक है, इसे नाम दे देंगे P। ठीक है, तो ये OP हमारा रेखाखंड हो गया 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस बिंदु P पर एक हमें लंब खींचना है। ठीक है, चलिए
लंब कैसे खींचेंगे? चांदे की सहायता से। तो चांदे को रखेंगे यहाँ बिंदु P पर। और लंब कैसे खींचते हैं? लंब का मतलब होता है बच्चों 90 अंश का कोण। ठीक है, तो हम ये चांदा 90 अंश का जो बिंदु है यहाँ रखकर बिंदु लगा देंगे। अब इस बिंदु को और इस बिंदु P को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, और वो भी कितनी लंबी? सिर्फ 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर की खींच दी। ठीक है, ये P था। अब इसे नाम देंगे बिंदु P1। अब इस बिंदु P1 और O को मिला देंगे। ठीक है, अब हम इसे मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा 90 अंश का कोण बन गया लंब। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये जो हमारा P1 है इस पर एक लंब खींचेंगे। अब लंब खींचने के लिए अब हम अपने चांदा को रखेंगे यहां इस वाली रेखा पर। ये वाली रेखा है ना जो अभी हमने कर्ण खींची थी। ठीक है, इस पर अब यहां हम 90 अंश का कोण बनाएंगे इधर। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाती हुई 1 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। इसको और इसको मिलाती हुई 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। यहां से यहां तक। ठीक है, इसे नाम दे देंगे P2। और अब इस P2 और O को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। बच्चों ये जो P1 था ये हमारा कितने का था? ये था √2 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब ये हो जाएगा √3 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम इस P2 पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो उसके लिए हमें यहां 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा इस तरीके से लंब डालकर। फिर वही चांदा हटा देंगे और अपने स्केल की सहायता से इस बिंदु और P2 को मिलाती हुई 1 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच देंगे, ये यहां से यहां तक। ठीक है, अब इसे नाम दे दीजिए P3। अब इस P3 को बिंदु O से मिला दीजिए इस प्रकार। ठीक है, ये √2 था, ये √3, ये हो जाएगा √4। बच्चों आप ये जानते हैं √4 बराबर होता है कितना? 2 सेंटीमीटर। तो ये आप नापेंगे तो ये अपने आप 2 सेंटीमीटर का बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? अब इस P3 पर हम फिर से एक लंब डालेंगे। तो अब अपने चांदे को रखेंगे यहां। ठीक है, चांद आप कहाँ रखेंगे? इस वाले P3O रेखाखंड पर। ठीक है, और यहाँ 90 अंश का जो कोण है वहां अपनी बिंदु लगाएंगे और इस बिंदु और इस P3 पॉइंट को मिलाती हुई 1 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसे नाम दे दीजिए P4। और अब इस P4 और O बिंदु को मिला दीजिए। ठीक है, अब ये जो बनकर तैयार होगा बच्चों ये होगा √5 के बराबर। ठीक है, अब आप इसे जैसे बनाते जाएंगे ना तो देखिए बच्चों P4 तक तो हमने आपको कागज पर बनाकर दिखा दिया। ठीक है, अब आगे का जब आप बनाएंगे ना तो ये जो कंप्लीट होगा तो वो आपका वर्गमूल सर्पिल इस प्रकार का बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, पूरा हम बना नहीं सकते क्योंकि यदि हम बनाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। करना तो वही है ना जो 2-3 हमने P4 तक आपको करके दिखा दिया। ज़्यादा बड़ी वीडियो देखकर आप भी डरने लगेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है बस। जैसे ये वाली भुजा है, जहाँ जहाँ ये वाली भुजा आप बनाएंगे ना वो हमेशा 1 सेंटीमीटर की लेनी है आपको स्केल की सहायता से। ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस
जैसे हमने यहाँ तक आपको बना दिया, अब आप फिर से वही चांदे से यहाँ ये 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये वाला देखिए, ये 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे और 90 अंश का कोण यहाँ बन जाएगा। ठीक है, नाम दे देंगे इसे P5। फिर वही इसको और इसको मिला देंगे आप O को, यहाँ जो O बिंदु है इसको मिला देंगे। ठीक है, ये √6 हो जाएगा। फिर इस रेखा को 90 अंश का कोण बनाते हुए बनाएंगे। ठीक है, ये भी हमारी 1 सेंटीमीटर की बनेगी। ये वाली जितनी भुजा हैं बच्चों, ये सब 1-1 सेंटीमीटर की बनेगी। और आप बनाना तो सीख ही चुके हैं कि कैसे बनेगी ये। बस चांदी की सहायता से 90 अंश के कोण पर बिंदु लगाना है और 1-1 सेंटीमीटर की ये सब भुजाएं खींचते चले जाना है। ठीक है, और नाम देते चले जाना है। जैसे ही P6 आए, इस P6 को इससे मिला दीजिए, P7 को फिर इससे मिला दीजिए, P8 को इससे मिला दीजिए। ठीक है, इस तरीके से जब आप मिलाते चले जाएंगे तो ये करीबन P16 तक आपके पॉइंट बनेंगे। ठीक है, और ये जो आपके कर्ण हैं उनको आप 1-1 संख्या बढ़ाते जाइए। जैसे ये √2 था, ये √3, फिर ये वाली भुजा √4 हो गई, ये √5 हो गई, ये √6, ये √7, ये √8, ये √9, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √16 और √17 तक ये बन जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है आप सीख चुके होंगे। ठीक है, बना लेंगे ना। ठीक है, अगर फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। मैं इसी प्रश्न को एक बार अच्छे से बनाकर आपको छोटी सी वीडियो आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा। ठीक है, अब हमें ये पता करने के लिए कि कौन सी भुजा है वो हमने ये यहाँ लिख रखे हैं। जैसे OP बराबर 1 सेंटीमीटर की थी, ये वाली 1 सेंटीमीटर, ये OP1 √2, OP2 √3, P3 √4, √5, ये हमने यहाँ लिख दी हैं। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं? मुझे उम्मीद है आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत आसान तरीके से कराने की कोशिश की है। सारे प्रश्न बहुत आसान थे और आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि आप बहुत होशियार बच्चे हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में बच्चों 4 ही प्रश्न थे जो हमने यहाँ करा दिए। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, सवाल अच्छे से समझ में आए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो प्लीज़ कर दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, फ्री में हो जाता है, तो प्लीज़ कर दीजिए। बच्चों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में इससे अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।